गरीब का जादुई गाजर का हलवा। राधिका, जल्दी से काम खत्म करके घर चलो, हमारी दोनों बेटियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। काम तो खत्म हो गया, लेकिन आज सेठ से पैसे भी तो लेने हैं। दोनों अपने सेठ से पैसे लेने जाते हैं। सेठ जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, अभी पैसे नहीं है। लेकिन सेठ, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई देता है मुझे। जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम अपने घर जाओ। सेठ की बात सुनने के बाद दोनों का मन उदास हो जाता है, जिसके बाद वह अपने घर लौट आते हैं, जहां उनकी दोनों बेटियां उनसे कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे माँ, मैं आपको 1 हफ्ते से गाजर का हलवा खाने के लिए बोल रही हूँ, आप नहीं लेकर आई ना मेरे लिए गाजर का हलवा। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो गाजर का हलवा जरूर लेकर आऊंगी, अभी मालिक ने पैसे नहीं दिए। उस रात पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका और अमित फिर से भूखे प्यासे गाजर के खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। सारे दिन मेहनत के बाद भी शाम को फिर से उनके मालिक उन्हें 1 रुपया नहीं देता। अब हम लोग क्या करें? सेठ ने हमें पैसे भी नहीं दिए, घर पर साग सब्जी कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे घर पर? देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग अपनी बेटियों को भूखा तो नहीं मार सकते। जरा उधर देखो, अभी खेतों के पास कोई नहीं है। कुछ गाजर चुरा लेते हैं, कम से कम गाजर चुराकर अपनी बेटियों का पेट तो भर सकते हैं। दोनों के दोनों खेतों में घुस जाते हैं और वहां से गाजर चोरी करने लगते हैं। जैसे ही वह गाजर तोड़कर खेतों से बाहर आते हैं, उनका सेठ अपने गुंडों के साथ उनके सामने खड़ा होता है। अच्छा, तो ये सब भी कर लेते हो तुम दोनों? अरे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने नीच हो कि मेरे खेतों में ही चोरी करने लगोगी। अभी बताता हूं तुम्हें। अरे, तुम सब लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इन दोनों को इतना मारो कि इनकी हालत देखकर फिर से कोई चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। सेठ के ऐसा कहते ही उसके सारे गुंडे राधिका और अमित को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अरे बस करो, बस करो, जान से थोड़ी ना मारना है। नहीं सेठ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हमें चोरी करने की सजा मिल गई है, हमें छोड़ दो। उन दोनों को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देख सेठ उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद वह दोनों वहां से अपने घर लौट आते हैं। अपने माता पिता के हाथ पैरों पर खून निकलता हुआ देख दोनों बेटियां घबरा जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, पिताजी, ये आपकी क्या हालत हो रखी है? ये खून कैसे निकल रहा है आपके माथे से? अपनी किए पर उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी भी होती है और इस बात का अफसोस भी होता है कि वह अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कर पाए। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बाकी तो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अमित और राधिका दोनों ही अपने मुंह धोते हैं और पड़ोस की काकी से उनका घर का बचा हुआ खाना मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरते हैं और खुद भूखे सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। पूरा गांव छान मारा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो फिर हम दोनों अपनी बेटियों का ख्याल कैसे रखेंगे? हमें काम ढूंढना ही पड़ेगा। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन यहाँ से वहां धक्के खाते ही रहते हैं। घर वापस लौटते समय रास्ते में अचानक से राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बिना कुछ खाए पिए रहने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। राधिका, उठो उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? भगवान, कोई मेरी मदद करो। अमित अपनी पत्नी को देखकर घबरा जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत गाजर का ठेला लेकर पहुंच जाती है। बेटा, क्या हो गया तुम्हारी पत्नी को? ये कैसे बेहोश हो गई? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं अम्मा जी, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी बेचारी पत्नी ने इसी के चलते उसकी हालत खराब हो रही है। अमित उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानियां बताता है, जिसके बाद वह बूढ़ी औरत अमित को अपने ठेले से कुछ गाजर उठा कर देती है और कहती है, देखो, मैं समझ सकती हूँ, सभी लोगों के ऊपर परेशानियां आ जाती हैं। ये लो, ये कुछ गाजर है, इन्हें खा लो, इससे तुम्हारा पेट में कुछ तो जाएगा ही, और अपनी पत्नी को भी खिलाने की कोशिश करो। जैसे ही अमित वह गाजर खाता है, वह अपने आप को पर्वत आजाद तंदुरुस्त महसूस करता है।
वहीं वह उस गाजर में से गाजर अपनी पत्नी को भी किसी तरह खिला देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी भी बेहोशी हालत से उठ खड़ी होती है और अच्छा महसूस करती है। अम्मा, आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। नहीं, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, भगवान उनकी मदद करने के लिए मुझे अक्सर भेज देता है। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी गाजर बिक तो रही नहीं है। रुको, मैं तुम्हें कुछ गाजर पन्नी में डाल कर दे देती हूँ। वह बूढ़ी औरत पन्नी में कई सारी गाजर भरकर उन दोनों को दे देती है। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। अपनी बेटियों को खिला देना, कम से कम वह बेचारी भूखी तो नहीं रहेंगी। अमित और राधिका दोनों वह सभी गाजर ले लेती हैं और उसके बाद घर लौटने लगते हैं। रास्ते में आते आते उन्हें एक कूड़े के ढेर के पास चमकीली चीज नजर आती है। जी, वहां पर कुछ चमक रहा है, रुकिए जरा मैं देखकर आती हूँ। राधिका ऐसा कहने के बाद कूड़े कचरे के पास जाती है और चमकीली चीज को निकाल कर देखती है। वह एक बहुत सुंदर चमकदार कढ़ाई होती है। ये कढ़ाई तो बहुत सुंदर है, चलो हम इसे घर लेकर चलते हैं। आज इसी के अंदर इन गाजर का हलवा बनाकर अपनी बेटियों को खिला दूंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमारे घर में एक भी कढ़ाई नहीं है। पता नहीं कैसे कोई इतनी सुंदर प्यारी कढ़ाई को फेंक सकता है। अमित और राधिका दोनों वह कढ़ाई अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद राधिका मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसके ऊपर उस कढ़ाई को रख देती है। इसके बाद वो उसके अंदर बूढ़ी औरत की दी हुई गाजर को डालती है। अब बनेगा ना स्वादिष्ट गाजर का हलवा। राधिका के इतना कहते ही उस कढ़ाई के अंदर बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, जिसमें पहले से ही सब कुछ होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने इस कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा ही था और अचानक से इसके अंदर गाजर का हलवा प्रकट हो गया। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने भी देखा आपके पास खड़े होकर। कहीं ये मेरे मन का कोई वहम तो नहीं? पहले इस गाजर के हलवे को किसी और बर्तन में निकालती हूँ, फिर अपने मन के वहम को दूर करूंगी। राधिका ऐसा कहने के बाद कढ़ाई से सारा गाजर का हलवा दूसरे बर्तन में निकालती है और कढ़ाई दोबारा चढ़ाकर उसके अंदर गाजर डालती है। उसके गाजर डालते ही उसमें ऑटोमेटिकली गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। अरे अमित जी, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो ये तो चमत्कार ही हो गया। अमित जैसे ही भागता हुआ रसोई में आता है, वह चूल्हे पर कढ़ाई के अंदर बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी पत्नी जादुई हलवे के बारे में अपने पति को सब कुछ बताती है। ये कैसे हो सकता है? क्या पहले मैं ये हलवा खाकर देख सकता हूँ? इसकी बात सुनकर राधिका उसे जादुई हलवा परोस देती है और उसके साथ अपनी दोनों बेटियों को भी। इसके बाद वह तीनों जादुई हलवा खाकर कहते हैं, इतना स्वादिष्ट जादुई हलवा तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। ये तो सच में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। सही कहा पिताजी ने, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। राधिका भी गाजर का हलवा खाती है, उसे भी गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। तभी उसका पति अमित उससे कहता है, हमारे पास ही जादुई कढ़ाई गाजर है, तो क्यों ना हम गाजर बेचने का काम ही कर ले। लोग ये जादुई हलवा खाएंगे तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे और हमारी अच्छी खासी दुकान भी चलेगी। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कल से ही जादुई हलवा बेचना शुरू करेंगे। उस रात वह सभी पेट भर के जादुई हलवा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका सुबह सुबह समय से उठ जाती है और चूल्हा जलाकर कढ़ाई उसके ऊपर रखती है, जिसके बाद वह कढ़ाई में गाजर डाल देती है। गाजर डालते ही कढ़ाई में ढेर सारा गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। तभी अमित एक बड़ा सा पाटिल लेकर आता है। देखो, मैं धर्मेश भाई से उसका बड़ा वाला पाटिल मांग कर लाया हूँ। इसी में गाजर का हलवा ले जाकर हम गांव गांव बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ठेला नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन हम लोग मेहनत करके पैसा कमा लेंगे। राधिका ऐसा बोलने के बाद कढ़ाई के अंदर गाजर डालती है और जैसे ही गाजर का हलवा तैयार हो जाता है, वह गाजर को पतीले में भर लेती है। ऐसे ही वह पूरा पतीला गाजर का भर के अपने सर पर रख लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति अमित दुकान से डिस्पोजल के बर्तन ले आता है, जिसके अंदर वो लोगों को गाजर का हलवा रखकर बेचते हैं।
गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लो। ठंड में ऐसा गाजर का हलवा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसकी खुशबू से ही आप सभी लोग पागल हो जाओगे। क्या सच में? अरे आप गाजर का हलवा बेच रही हो, इसकी खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। क्या मुझे 10 रुपए का गाजर का हलवा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। आओ मैं तुम्हें गाजर का हलवा देती हूँ। राधिका सर के ऊपर से पतीले को नीचे रखती है और उसमें से हलवा निकालकर एक डिस्पोजल के बर्तन में डाल देती है, जिसके बाद वह उसे बच्चों से 10 रुपए लेती है और उन्हें गाजर का हलवा दे देती है। इसी प्रकार वह गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद आता है और इसी तरह वह अपनी परेशानी दूर करते हैं। अरे मेघा, क्या कर रही हो तुम अभी तक? जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो, तुम्हारी नंद घर पर आने वाली है अपने ससुराल से। माँ जी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि खाने में बनाना क्या है। खाने में वेज बिरयानी बना लो और सुनो, नाश्ते के लिए पकौड़े बना देना। मेरी बेटी को पकौड़े और बिरयानी दोनों ही बहुत पसंद है। मेघा अपनी सास की बात सुनकर रसोई में पहुंच जाती है, जहां उसकी जेठानी पहले से मौजूद होती है। क्या हुआ, मिल गया तुम्हें भी ऑर्डर खाना बनाने का? हाँ हाँ, और क्या। हमारी सास सिर्फ अपनी बेटियों को ही तो प्यार करती हैं। हम तो इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही आए हैं। सही बोल रही हो बहन। चलो, आने वाली है मेहमान के लिए उसकी पसंद का खाना बना देते, नहीं तो माँ जी हमारे ऊपर गुस्सा करने लगेंगी। आरती और मेघा यहाँ रसोई में खाना बना रही होती हैं, तो वहीं कुछ ही देर में पूर्वी अपने ससुराल से अपने मायके अपनी माँ से मिलने आती है। माँ, कैसी हो आप? आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तेरी जब से शादी हुई है तब से मेरा मन इस घर में नहीं लगता। तू हर हफ्ते 2 हफ्ते में मुझसे मिलने आ जाया कर। हाँ माँ, क्यों नहीं। वैसे श्रेया कहाँ पर है? पढ़ाई कर रही है क्या? तेरी बहन के एग्जाम आने वाले हैं, बस वो उसी की तैयारी कर रही है। अपने कमरे में होगी, जा जाकर मिल ले। कौशल्या के कहने पर उसकी बड़ी बेटी पूर्वी अपनी बहन से मिलती है, जिसके बाद वह खाने की टेबल पर अपनी पसंद का खाना देखकर बहुत खुश होती है। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, तो वहीं मेघा और आरती रसोई से गर्मा गर्म रोटी बनाकर अपनी ननद को खिला रही होती हैं। हमारी जिंदगी में तो बस यही रह गया, अपनी सास और नंद की खातिरदारी करते रहना। मेघा और आरती को घर के काम और अपनी नंद की खातिरदारी करने में बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही 2 दिन रहकर पूर्वी वापस अपने ससुराल चली जाती है। कौशल्या अपनी बेटियों को बेहद प्यार करती थी, जिसके चलते उसकी दोनों बहुएं बहुत चिढ़ती थी। लेकिन इसी के दौरान अचानक से कौशल्या की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी दोनों बहू उसका ध्यान रखना भी बंद कर देती हैं। अरे माँ, आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, चलिए मैं आपको दवाई दिलाकर लाती हूँ। नहीं बेटी, तू जल्दी से जा और अपनी बड़ी बहन को फोन करके बता दे कि उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा। कौशल्या ऐसा कहते कहते उसी वक्त भगवान को प्यारी हो जाती है। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बड़ी बेटी को देखने की आखिरी तमन्ना कौशल्या की ऐसे ही चली जाती है, जिसके बाद शहर से उसके बेटे उसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए आते हैं। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तुम दोनों ही मेरी बहनों का ख्याल रख सकती हो। तुम दोनों तो जानती हो ना, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें काम करने के लिए बाहर तो जाना ही होगा, अगर इस घर को चलाना है तो। अरे आप चिंता क्यों करते हो, आपकी छोटी बहन का ख्याल हम बहुत अच्छे से रखेंगे। बाकी पूर्वी तो कल तक अपने ससुराल चली ही जाएगी। रंजीत और विक्रम शहर के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं अगले दिन पूर्वी भी रोते हुए अपनी माँ के गम में वापस अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही दोनों भाभियां बेचारी श्रेया के ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। अरे जब देखो किताबों में ही लगी रहती हो, क्या तुम्हें घर में कोई काम नहीं दिखाई देता है? अरे इस घर में तुम इकलौती हो जो फ्री फोकट का खाती हो। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो डॉक्टर कैसे बनूंगी? मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। वाह वाह वाह, अरे एक दिन घर के काम कर लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। चलो अभी के अभी खड़ी हो जाओ और घर के काम करो। अपनी दोनों भाभियों के कहने पर श्रेया पढ़ाई छोड़कर उठ खड़ी होती है और घर के काम करने लगती है। इसी के चलते अब घर के सारे काम दोनों भाभियां मिलकर श्रेया से करवाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ठंड बढ़ने की वजह से श्रेया को बहुत तेज ठंड लगती है।
भाभी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एक स्वेटर चाहिए था मुझे। एक स्वेटर दिलवा कर ले आओ। पैसे क्या तेरी माँ पेड़ पर लगा कर गई थी जो तेरे को स्वेटर दिलवा कर लाऊं? चुपचाप जाकर रसोई में हमारे लिए खाना बना, तेरी ठंड अपने आप ही भाग जाएगी। अपनी भाभी की बात मानकर श्रेया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। गैस की हल्की सी गर्माहट की वजह से उसे थोड़ी ठंड कम लगती है, लेकिन खाना बनाने के बाद जब अपने कमरे में जाती है तो उसे बहुत ठंड लगती है। उस रात तूफान की वजह से उसके कमरे की खिड़की भी टूट जाती है। ठंडी हवाएं और बारिश का पानी कमरे के अंदर आने लगता है। भाभी, मेरे कमरे की खिड़की टूट गई है, ठंडी हवा अंदर आ रही है, उसे ठीक करवा दीजिए। अरे जब देखो तो पैसों पैसों का ही काम बताती रहती है, चुपचाप जाकर घर के काम कर। आरती और मेघा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती हैं, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे श्रेया, यहाँ खड़ी हुई क्या ताक रही है? जा देख तो दरवाजे पर कौन भिखारी आया है। दरवाजा खोलते ही सामने उसकी बहन होती है। पूर्वी दीदी, ये क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू और हाथ में बैग क्यों है? सब कुछ ठीक तो है? घर के अंदर आते ही पूर्वी अपनी बहन और भाभियों से कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है और मेरी सास को ये सब कुछ पता था। जब मैंने इसके बारे में कहा तो मुझे वो लोग मारने पीटने लगे। मैं अपना ससुराल छोड़कर भागकर यहाँ आई हूँ। अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग बहुत बुरे हैं। अरे एक बोझ कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? ये हमारा घर है, ना कि कोई धर्मशाला। जाओ वापस अपने ससुराल में जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकती। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरा मायका है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, शौक से रहो यहाँ, लेकिन यहाँ फ्री फोकट में तुम्हें रहने को नहीं मिलेगा। घर के काम भी करने पड़ेंगे तुम्हें। बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े, जाओ उन्हें धो लो। मेघा और आरती को अपनी नंद पर जरा भी तरस नहीं आता। वो उसके आते ही उससे घर के काम करने के लिए बोलने लगती हैं। पूर्वी के पास और कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वह अपनी भाभी की बात मानकर सारे कपड़े ठंड में ठंडे पानी के अंदर धोने लगती है। बहुत ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथों के अंदर सुई चुभ रही है। अभी श्रेया ने पहले के कपड़े धोए नहीं थे कि तभी आरती वहां और कपड़े लाकर पटक कर चली जाती है। बेचारी पूर्वी ठंड में कपड़े धोती रहती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मेघा आरती दोनों मिलकर अपनी ननद को ठीक से खाना तक नहीं देती। एक दिन पूर्वी खाने की थाली लेकर टेबल पर बैठ रही होती है। अरे अरे अरे, किसने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए कहा? चलो उठो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे बराबर में बैठो। खाना ही खाना है ना, तो नीचे जमीन पर बैठकर खाओ, यहाँ कुर्सी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फर्श तो बहुत ठंडा है, हम फर्श पर बैठकर कैसे खाएंगे? खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। वैसे भी नहीं खाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोनों बहनें रोते हुए ठंड में ठंडे फर्श पर बैठकर खाना खाने लगती हैं। तभी दोनों बहनें अपनी माँ को याद करने लगती हैं। माँ कितनी अच्छी थी, कभी भी हमें किसी भी चीज से परेशान होने नहीं देती थी। ये बिना माँ के मायका बहुत सूना लग रहा है। माँ होती तो अपने हाथों से खाना खिलाती, यहाँ तो फर्श पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा है। दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं और वह ठंड में खाना खा रही होती है। जिसके बाद पूर्वी अपनी बहन और अपना मायका छोड़कर जाने का फैसला ले लेती है। दोनों बहनें घर छोड़कर बिना बताए चली जाती हैं। जिसके बाद उनके दोनों भाई उनसे मिलने वापस घर लौटते हैं। पड़ोसियों के द्वारा उन्हें ये पता चलता है कि उनकी पत्नियों ने उनकी बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, जिसके चलते वह दोनों घर छोड़कर चली गई। ये जानते ही दोनों भाई पुलिस थाने में अपनी बहनों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और किसी तरह उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आते हैं। ये घर तुम दोनों का है, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी परेशानी थी तो हमें बताती बहन। मेघा, आरती, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों के अत्याचारों के चलते मेरी दोनों बहनें एक झोपड़ी में रह रही थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों को इस घर से निकालता हूँ। चली जाओ इस घर को छोड़कर, और यहाँ पर दोबारा लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम के ऐसा कहते ही मेघा और आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी दोनों नंद से माफी मांगती हैं। हमें अपने किए पर पछतावा है, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो पूर्वी।
हाँ श्रेया, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गलती पर पछतावा करते हुए देख दोनों नंद अपनी भाभियों को माफ कर देती हैं, जिसके बाद उन दोनों की भाभियां उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती हैं और जैसे उनकी माँ उनको रखती थी वैसे रखने लगती हैं।